नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है पाषाण काल पढ़ लिया था, ताम्र पाषाण काल पढ़ लिया था। उसके बाद जो आता है हमारा कांस्य काल भी पढ़ लिया था ना। और आज जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों को लोह काल पढ़ेंगे, जो कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, लोह काल, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं एक बार हल्का सा थोड़ा सा बताऊं आपको कि अब तक हमने क्या पढ़ा। एक छोटा सा ब्रीफ में, एक संक्षिप्त रूप से मैं बताऊं। देखो, इतिहास जो शुरू होता है ना, वो पाषाण काल से शुरू होता है ना। तो पाषाण काल हमने देखा सबसे पहले। उसके बाद उसके बाद इसमें जो आता है इतिहास में, वो आता है हमारे ताम्र पाषाण काल, है ना। ताम्र पाषाण काल आता है ना। ताम्र पाषाण काल आता है विद्यार्थियों। ये एक ऐसा काल है जिसमें पहली बार और मानव ने धातु का उपयोग प्रारंभ किया था, है ना। इसके बाद हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आता है कांस्य काल आता है ना। कांस्य काल, है ना, कांस्य काल आता है। और उसके बाद आता है हमारा लोह काल, है ना। लोह काल। भारत में भी जो सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो इसी क्रम में मिले हैं। भारत का इतिहास भी इसी क्रम में चलता है, राजस्थान का इतिहास भी इसी क्रम में चलता है विद्यार्थियों। तो इनमें देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल में सॉरी कई स्थल मैंने पाषाण काल को विभाजित किया था 3 पार्टों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। निम्न प्रपाषाण काल, मध्य प्रपाषाण काल, उच्च प्रपाषाण काल, है ना। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, है ना। उसमें फिर मैंने यहाँ पे आपको मुख्य रूप से 2 स्थलों के बारे में बताया था। वो 2 स्थल थे, आपको पता होगा। एक तो था बागोर, है ना। कौन सा था? बागोर पढ़ाया था। एक आपको तिलवाड़ा पढ़ाया था, है ना। तो ये हम पढ़ चुके थे। ताम्र पाषाण काल में मैंने 2 संस्कृतियों की बात की थी, आपको पता होगा। जो है एक तो आहड़ बनास संस्कृति थी, है ना। आहड़ बनास संस्कृति, एक गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, है ना। तो इसमें तो ये दोनों स्थल थे और इसमें एक आहड़ था। इसके अलावा गिलुंड हमने पढ़ लिया था, गिलुंड पढ़ लिया था, बालाथल पढ़ लिया था, है ना। बालाथल पढ़ लिया था और एक ओझियाना पढ़ लिया था, है ना। ओझियाना पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये सारे स्थल हमने पढ़ लिए थे विद्यार्थियों, है ना। आहड़, गिलुंड, बालाथल, ओझियाना, 4 इसमें और 2 इसमें गणेश्वर जोधपुरा। कांस्य काल में विद्यार्थियों हमने एक तो कालीबंगा पढ़ लिया था, है ना। कालीबंगा पढ़ लिया था और एक हमने बरोर पढ़ लिया था, बरोर, है ना। और आज जो लोह काल स्टार्ट करेंगे, यहां तक हम पहुंच चुके थे और आज हम लोह काल स्टार्ट करेंगे। लोह काल में हम किसको पढ़ेंगे? बैराठ को पढ़ेंगे विद्यार्थियों, है ना। बैराठ को पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य जो स्थल हैं, अन्य नाम से हम कर लेंगे, जिसमें नगरी है, नगर है, रैंड है ना। और भीनमाल वगैरह है, जो भरतपुर वाला है, दर भरतपुर है ना। ये सारी चीजें हम अन्य में पढ़ लेंगे। तो ये विद्यार्थी हम इस प्रकार से पढ़ चुके थे। आपको देखो एक बेसिक फ्रेम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम किस क्रम से चलते आ रहे हैं। यदि आपको ये क्रम याद है, ये चार जो शब्द हैं ये याद हैं, तो मान के चलिए ये सारी चीजें आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। इस प्रकार से याद होना चाहिए। फिर हमें ये भी होना चाहिए कि पाषाण काल में कौन कौन से स्थल आते हैं, बागोर और तिलवाड़ा, है ना। ताम्र पाषाण काल की 2 संस्कृतियां हैं, कौन सी संस्कृति के हिसाब से वो स्थल किस किस में आएंगे। फिर कांस्य काल में क्या आएगा, है ना। अब इसमें भी आप जैसे देखो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वो इसी प्रकार बनाते हैं। अब तक अपनी जितनी भी 10-11 क्लासें हुई, उन सबको देखो मैंने एक जगह सेट कर दिया, है ना। अब इनकी देखो, बागोर की खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने की थी। और एल लेस्लिक भी साथ में था। भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे, इतना सा यहाँ पे लिख दो बस, है ना। और क्योंकि ये जो फैक्ट है ना, उसी में हम गलती करते हैं। विशेषताओं में हम गलती करने के चांसेस कम रहते हैं। विशेषताओं में तो क्या है कि हमें पता चल जाता है कि पाषाण काल का है, तो यहाँ से धातु की कोई चीज मिलेगी नहीं। तो इसकी विशेषताओं में धातु की कोई चीज आती है तो उसको वैसे ही काट दो, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और पाषाण काल के साथ से बचेंगे, है ना। पशुपालन बचेगा, पाषाण काल बचेगा, बस 2 चीजें हैं। यहाँ पे आपको जो है अधिकतर तांबे की चीजें मिलेंगी, धातु, और लोहे की मिल गई तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है लोहा, यहाँ पे भी नहीं था लोहा,
है ना। लोहे की चीजें यहाँ भी मिल गई तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे लोहे की चीजें मिलेंगी, ठीक है, और तांबे की मिलेगी वहां पे, क्योंकि ये इस काल के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे जाके खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्ट में नोट्स जो बनाएं वो इस प्रकार से बना सकते हैं। बागोर के उत्खननकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, नदी क्या थी, कब खोजा गया था, बस 4 चीजें लिखी, उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही आहड़ गिलूड बालसला उजियाना गणेश्वर जोधपुरा में लिखा, और एक पेज में एक बेसिक एक फ्रेम जो है पूरा हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाता है। और उसको जब हम एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं ना, तो 2 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन लोग इसी प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो डायग्राम है ना वो जरूर बनाया करो। जैसे मैं डायग्राम बनाने के आपसे इसीलिए कहता हूँ कि जब आप एग्जाम के टाइम पे जब रिवीजन मारोगे ना पूरे पाठ्यक्रम का, तो वो डायग्राम ही देखना रहेगा। जैसे अब ये डायग्राम बना दिया, इसको जरूर बनाना आप, है ना, और इसको थोड़ा दूर दूर लिखना है इसको, है ना। और फिर इसमें आप लिख देना यहाँ पे खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और स्थान, मतलब कहाँ से ये मिला है। उसी प्रकार खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, स्थान, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, स्थान, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और स्थान। कई बार इनका सुमेलित करने में पूछ लेते हैं, 4 स्थल देंगे, 4 उत्खननकर्ता देंगे, 4 स्थल देंगे, 4 खोजकर्ता दे देंगे, फिर सुमेलित करवाएंगे। तो वहां पे क्या हालत खराब हो जाती है, उत्खननकर्ता में और खोजकर्ता में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो क्या है, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता एक ही रहता है, और कई बार क्या है अलग अलग रहते हैं, है ना। इसलिए क्या है कि आप इनको अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से तैयार करेंगे ना, मतलब डिवाइड करते हुए एकदम एक डायग्राम बनाते हुए एक, तो उससे क्या है पूरा फ्रेम हमारे दिमाग में रहता है, और वो फ्रेम लॉन्ग टाइम रहता है ना। और ऐसे गद्यात्मक कोई चीज लिखी और उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग में अंदर बैठता कम है। जब पढ़ते हैं तब तो पूरा समझ में आता है, लेकिन बाद में उसको जल्दी भूल जाते हैं। और चूंकि ये डिवाइड किया हुआ है, तो हम देखो पाषाण काल में 2 ही शब्द ध्यान रखने हैं, बागुर तिलवाड़ा, है ना। ताम्रपाषाण काल में थोड़ा बड़ा था तो उसको 2 पार्टों में बांट दिया। अब इसमें 4 नाम ध्यान रखने, इसमें 2 ही रखने हैं, है ना। उसी प्रकार इसमें 2 ही रखने हैं, उसी प्रकार इसमें 1 ही रखना है। लेकिन इनको पूरे को एक साथ पढ़े तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा पाषाण का है, कौन सा ताम्रपाषाण का है, कौन सा कांस्य का है, कौन सा लोह का है, और फिर वहां पे सवाल गलत हो जाते हैं ना, पेचीदा बन जाता है वो। इसलिए इस प्रकार से आप पढ़ें तो आपका जो है अच्छे से काम हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ। ये तो मैंने बस आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, और हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ तक पहुँचे, ये मैंने आपको बताया। अब हम आज पढ़ेंगे लोहकालीन स्थल बैराठ, ठीक है। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, लोहकालीन स्थल बैराठ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हेडिंग डालता हूँ लोहकालीन स्थल, लोहकालीन स्थल बैराठ। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत अधिक है ना। यहाँ से जो है सवाल आने के चांसेस जो हैं बहुत अधिक हैं। एक हल्का सा परिचय मैं इसमें आपको करवाना चाहूँगा, परिचय जो कि हम लगभग करते आए हैं। परिचय में हम विद्यार्थियों इसकी खोज की कहानी और उत्खननकर्ताओं के नाम और कहाँ ये स्थित है, क्या इसकी एक बेसिक जानकारी है, वो हम बात करेंगे, है ना। तो मैं बात करूं सबसे पहले, तो बैराठ जो है हमारे जयपुर में है, और बाणगंगा नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मूल रूप से बसा हुआ है ना। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं कि जब महाभारत काल में और पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो उस अज्ञातवास के दरमियान पांडव यहाँ पे आए थे, और एक बार जब द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन से कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो अर्जुन ने एक बाण देके और इस नदी का प्रादुर्भाव किया था, और उससे द्रौपदी की प्यास बुझाई थी। इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं कि अर्जुन ने निकाली हुई गंगा है ना, अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाण गंगा यानी कि बाण देकर और वो पानी निकाला था, तो बाण गंगा हो गई है ना। इसका सर्वाधिक बहाव भरतपुर में है, ये ध्यान रखना। दौसा जिले से होकर निकलती है, जो कि हमारा जिला है। हमारे जिले से बस यही नदी निकलती है। एक सामा नदी और है, लेकिन केवल नाम की हैं, किताबों में बहती हैं, हमने बहती कभी नहीं देखी, ठीक है। एक बार करीब 2001-2 के समथिंग जब विशेष बारिश हुई थी, तो ज़रूर उस समय पानी आया था, उसके बाद कभी पानी नहीं आया बाणगंगा में, है ना। तो केवल बस नाम की नदी है ना। तो एक तो हो गया नदी, कौन सी नदी के क्षेत्र में है ये, बाणगंगा। दूसरा जयपुर में अवस्थित है। तीसरा बात करूं तो यहाँ पे खोज का काम जो किया उसमें विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं,
1837 में यहाँ से बैराट से, और एक भाब्रू शिलालेख अकबर का खोजा था कैप्टन बर्ट ने, तो वहाँ से भी जयपुर से खोजा था, है ना। उसके बाद एसीएल कार्लाइन ने 1871-72 में अशोक का ही दूसरा शिलालेख खोजा, भीमसेन की डूंगरी से खोजा। उसके बाद 1910 में यहाँ पे जो डॉक्टर भंडारकर थे उन्होंने, और यहाँ से जो मौर्यकालीन साक्ष्य थे, मौर्यकालीन साक्ष्य, उनके ऊपर काफ़ी कुछ जो है अध्ययन इन्होंने किया था भंडारकर साहब ने 1910 में। उसके बाद अभी तक देखो सभ्यता की खोज नहीं हुई है, ये बस एक एक चीज़ों को खोज रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे सभ्यता रही होगी, कोई सभ्यता होगी। लेकिन 1936 में और जो थे हमारे दयाराम साहनी ने यहाँ पे सभ्यता होने की बात की, और बैराट सभ्यता की जो खोज है उसका काम दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1936 में किया। तो ये था इनकी कहानी का मतलब खोज की कहानी, ठीक है। अब मैं बात करूं उत्खनन की, तो यहाँ पे उत्खनन का काम जो किया वो 1962 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और अमलानंद घोष के नेतृत्व में विद्यार्थियों यहाँ पे उत्खनन का काम हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से साक्ष्य जो मिले वो किस काल के मिले, तो वैसे तो हम इसको लोह काल में रखते हैं, क्योंकि अधिकांश जो साक्ष्य है विद्यार्थियों वो लोह काल के हैं, है ना। लोहे के जो काल था उत्तर वैदिक काल वाला, क्योंकि भारत में लोहे की खोज सबसे पहले 1000 BC में हुई थी, है ना, उत्तर प्रदेश के तिरंजी खेड़ा नामक स्थान से। उसके बाद लोह काल प्रारंभ होता है। तो चूंकि जयपुर से अधिकांश साक्ष्य लोह काल के मिले हैं, इसलिए जयपुर को लोहकालीन स्थल माना जाता है। लेकिन यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो पाषाण काल के प्रारंभ से ही और मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो पाषाण काल के मिलते हैं, फिर जो है ताम्र पाषाण काल के मिलते हैं, फिर कांस्य काल के मिलते हैं, फिर लोह काल के मिलते हैं, और इससे फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो मौर्य काल के मिलते हैं, गुप्त काल के मिलते हैं, हर्षवर्धन काल के मिलते हैं, फिर हमको मध्यकाल में मुगल काल के मिलते हैं, है ना। तो पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक के साक्ष्य हमको जयपुर के बैराट से मिलते हैं। और विद्यार्थियों ज़बरदस्त बात ये है कि प्रत्येक काल के साक्ष्यों को और कोई सा भी बोर्ड जो है वो कई बार पूछता है, चाहे वो आरपीएससी हो या आरएसएसबी हो या जो दूसरा एक और बोर्ड है वो हो, है ना। तो मैंने कई एग्जामों में और यहाँ से इस प्रकार के सवाल आते देखे हैं कि गुप्तकालीन कौन सी विशेषता थी बैराट से, है ना, इस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो विद्यार्थियों ये बात थी बैराट के बारे में, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप भी लिखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लिखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए। प्लस सीईटी वाले भी इसको देख रहे हैं या अन्य कोई राजस्थान में एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो वो सब के लिए महत्वपूर्ण है। आरएएस प्री के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन बहुत डिटेल में जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मान के चले कि आरएएस प्री वाला भी मैटर यहाँ से मिल जाएगा। आरएएस प्री में जो जो टॉपिक लगे हुए हैं उन टॉपिकों को अपने यहाँ से पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे खोज की कहानी के बारे में मैं लिखूंगा, परिचय में लिखेंगे कि बैराट जो है, बैराट जयपुर में बाणगंगा मैदान में अवस्थित है, बाणगंगा मैदान में अवस्थित है ना, बाणगंगा मैदान में अवस्थित है। एक बात हो गई ये। दूसरी बात करें तो हम दूसरी बात हम करें इसकी कि यहाँ से इसकी जो खोज की कहानी है वो मैं बताऊं आपको, खोज की कहानी के बारे में बताऊं तो ये बात वैसे मैं लिख चुका हूँ 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से क्या खोजा था? अशोक मौर्य वंश का शासक था, ध्यान रखना ना। अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख खोजा था, भाब्रू शिलालेख खोजा था, है ना।
भाब्रू शिलालेख खोजा था 1837 में। एक बात हो गई है। वैसे मैंने जो आपको राजस्थान इतिहास की जानकारी स्रोत जो पढ़ाए थे उसमें शिलालेखों में भाब्रू का शिलालेख पढ़ाया हुआ है ना, वहां भी ये बात मैंने लिखाई थी। जो भी विद्यार्थी जिसने राजस्थान की जानकारी के स्रोत वाली क्लास नहीं देखी है, कृपया करके वो सब सॉरी, आप वो वाली क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि वहां से सवाल तय है, आना फिक्स है। वहां से मैं अभी एक पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कॉर्नर में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उस व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हो, वहां भी मैं जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात हो जाएगी यहाँ पे विद्यार्थियों, 1871-72 में, 72-73 में, 72-73 ईस्वी में कार्लायल ने भीमसेन की पहाड़ी से, ये बीजक की डूंगरी से खोजा था ना, भीमसेन की पहाड़ी से अशोक मौर्य का दूसरा शिलालेख खोजा, ठीक है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों, 1910 ईस्वी में जो हमारे थे डी आर भंडारकर ने बैराठ सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया, है ना, विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है, विस्तृत अध्ययन इसने किया था, ठीक है। लेकिन सॉरी, अभी तक इन लोगों ने यहाँ पे कोई सभ्यता प्राचीन काल में रही होगी ऐसी जानकारी नहीं दी थी, है ना, केवल अध्ययन किया, कुछ चीजें प्राप्त की, लेकिन सभ्यता होने की बात इन्होंने नहीं की। सभ्यता होने की बात किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1936 में की। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बैराठ सभ्यता की खोज की, बैराठ सभ्यता की खोज की, है ना। बैराठ सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1936 में की। ये बात महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, कई बार यहाँ से पूछा जाता है। और ये कहानी लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बैराठ सभ्यता से जुड़े हुए नहीं थे, तो फिर उसमें तीन नाम ये देंगे, एक नाम कोई और डाल देंगे, जो बैराठ सभ्यता से वास्तव में जुड़े हुए नहीं थे उसका नाम डाल देंगे, तो फिर हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा यदि हम इनको पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो, ना। इस प्रकार का सवाल पूछा भी गया है पहले, और आजकल आरपीएससी का ट्रेंड कुछ इसी प्रकार का है कि वो 4 नाम देंगे, उसमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा था, उत्खननकर्ता पूछ लेंगे, है ना। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो ये एक कहानी थी जो है खोज की, वो हमारी हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं उत्खननकर्ता की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 1962 ईस्वी में कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी व अमलानंद घोष ने बैराठ में उत्खनन कार्य किया, बैराठ में उत्खनन कार्य
उत्खनन कार्य किया, उत्खनन कार्य किया। ठीक है, एक बात हो गई है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ से सवाल इस प्रकार बनता है कि निम्नलिखित में से कौन बैराठ में उत्खनन करता नहीं रहा। वहां पे आपको ये 3 नाम देंगे सॉरी, साथ में दयाराम साहनी दे देंगे। तो क्योंकि दयाराम साहनी खोज करता रहे हैं, उत्खननकर्ता में ये तीनों के नाम मिलते हैं, है ना। इसी प्रकार भंडारकर साहब का नाम दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से याद, मतलब अच्छे से तैयार करके रखना है ना। या इनके अलावा कोई अन्य नाम दे देंगे, रतन चंद्र अग्रवाल का, वीएन मिश्र का, है ना, या फिर जो है अक्षयपुरी व्यास का दे देंगे, है ना, विजय कुमार का दे देंगे, किसी का भी नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन उत्खनन कार्य से नहीं जुड़ा था बैराठ में, तो फिर आप आंसर जो है अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनते हैं। ये तो था हमारे खोज और उत्खनन का काम। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैराठ सभ्यता से जो है जो उपकरण मिले हैं वो वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूँगा कि बैराठ, जिसको हम विराट नगर भी बोलते हैं विद्यार्थियों ना, क्या बोलते हैं, विराट नगर, है ना, विराट नगर। बैराठ या विराट नगर की सभ्यता से बैराठ या विराटनगर की सभ्यता से पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक, मध्यकाल में आ गए, है ना, मुगल काल तक के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मुगल काल तक के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। और इतने सारे साक्ष्य मिलने के कारण, पाषाण काल से लेकर और मुगल काल तक के साक्ष्य मिलने के कारण डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में चले जाने से जो हमने खोया था वो हमने बैराठ की खोज से पा लिया। ये बात पूछी जा सकती है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट कथन है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि क्या कहा कि जो हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में जाने से खोया था, पाकिस्तान में जाने से खोया था, वह सब बैराठ की खोज से पा लिया। ये बात कही थी सत्यप्रकाश ने, है ना। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इस प्रकार की जो कथन है विद्यार्थियों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए आप इसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना और आप जो है इसे ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक कथन जो एस.एन. सेन थे, सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसका सरकारी इतिहास लिखा था उन्होंने बाद में जाके, है ना। तो एस.एन. सेन ने भी ऐसा एक कथन कहा था कालीबंगा के बारे में। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में जाने से हमने जो खोया वो कालीबंगा की खोज से पा लिया, है ना। तो वो वाली बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। नोट डाल के लिखेंगे, ये आउट ऑफ इस टॉपिक से है इसलिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ नोट कि एस.एन. सेन, है ना, एस.एन. सेन ने कहा था कि एस.एन. सेन ने क्या कहा था, जो हमने
जो हमने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में जाने से खोया था वह कालीबंगा की खोज से पा लिया, है ना। तो इस प्रकार की जो बात है वो विद्यार्थियों सॉरी एसएन सेन ने कही थी, ठीक है। तो आप विद्यार्थियों इसे उतारें, मैं इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है पॉज करके लिख लें। अब मैं इसको मिटाता हूँ ना, और फिर हम जो है अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब हम लिखेंगे यहाँ से, ये परिचय हमारा पूरा होता है और अब हम इसकी विशेषता देखेंगे कि इसकी किस काल में और क्या क्या चीजें यहाँ से हमें जो है मिली हैं विद्यार्थियों ना। तो विशेषताओं से सवाल विशेषकर पूछे जाते हैं और खोज की कहानी से भी लगातार सवाल मैंने देखे हैं विद्यार्थियों। तो आप इसकी जो खोज की कहानी है बैराट की, उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, बोर्ड पे जो चीज़ लिखता हूँ ना, तो वो इम्पोर्टेंट है वही लिखता हूँ, क्योंकि वही चीज़ मैं याद करके लाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने पूरी किताब याद कर रखी है, पूरी किताबें तो मैंने याद नहीं कर रखी। और पूरी किताब याद करके यदि उसको मैं छापूंगा तो फिर आप किताब से ही पढ़ लेंगे, टीचर का क्या काम रहेगा, है ना। तो मैं वही चीज़ किताब से याद करता हूँ जो विशेष इंपॉर्टेंट है ना, और उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको तो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसकी जो साक्ष्य है विद्यार्थियों, वो साक्ष्य हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पाषाणकालीन साक्ष्य पढ़ लेते हैं, है ना। पाषाणकालीन साक्ष्य, ठीक है, पाषाणकालीन साक्ष्य, ठीक है। पाषाणकालीन साक्ष्य में क्या क्या मिले हैं, एक तो मैं बात करूं यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के, वो यहाँ से कई प्रकार के जो है 1.5 लाख वर्ष पुराने हमें शैल चित्र मिले हैं, है ना। शैल चित्र जो है वो मिले हैं, 1.5 लाख वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं, जो कि बीजक की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी और गणेश डूंगरी से मिले हैं, है ना। तीनों डूंगरियां हैं यहाँ पे, तीनों डूंगरियों को ध्यान रखना। यहाँ से एक सवाल मैंने एक बार ऐसा देखा था कि ये 3 डूंगरियों के नाम दे रखे थे, एक अन्य डूंगरी कोई मनगढ़ंत नाम डाल दिया और पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध बैराट से नहीं है, है ना। तो आप तीनों डूंगरियों को विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ से एक द्विआधारी कुल्हाड़ी मिली है ना। द्विआधारी यानी दोनों साइड धार जिसके अंदर थी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, खंडक उपकरण था, चॉपिंग, निम्न पुरापाषाण काल में पढ़ाया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में याद करो। चापर और चॉपिंग 2 प्रकार के उपकरण पढ़ाए थे, जिसमें से जो चापर था वो तो था गंडासा, जिसमें एक ही साइड धार थी बस, है ना, एक साइड धार थी। और जो जिसमें दोनों साइड धार थी, इधर भी धार थी इधर भी धार थी, वो था चॉपिंग, जिसको खंडक बोलते थे, है ना। तो द्विआधारी कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है ना, और एक झूलती हुई गुफा मिली है। तो 3 साक्ष्य बड़े प्रमुख हैं पाषाण कालीन में, है ना। तो वो मैं लिख देता हूँ, फिर हम अगले काल की ओर गमन करेंगे। तो इसमें देखो, एक तो क्या मिला है 1.5 लाख वर्ष पुरानी लिखेंगे, पुराने ही लिखेंगे, सही है, पुराने शैल चित्र जिसमें हमको जो है हरिण का अंकन मिलता है, हरिण का अंकन, है ना, हरिण का अंकन, ठीक है। हरिण वही है, हिरण जिसको हम हिरण बोलते हैं ना, हिरण, वो हिरण शब्द गलत है और हरिण शब्द शुद्धि के अंदर आता है। हरिण शब्द शुद्ध है, हिरण गलत है, ध्यान रखना, है ना। तो हरिण का अंकन ये शैल चित्र मिले हैं, जो कहाँ से मिले हैं,
बीजक की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी, गणेश डूंगरी से मिले हैं ना। तो 1.5 लाख वर्ष पुराने शैल चित्र बीजक डूंगरी, बीजक बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी व भीमसेन की डूंगरी से मिले हैं। भीमसेन की डूंगरी से मिले, है ना। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों सॉरी, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीमसेन की डूंगरी, ठीक है। अब इसमें कोई एक और डूंगरी दे देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन किसका संबंध बैराट से नहीं था, तो ये 3 का तो था, और जो चौथा डालेंगे वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत कोई भी नाम डाल देंगे, तो वो उत्तर आपका निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक विशेषता हो गई ये विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता थी इसकी, यहां से द्विधारी लिखेंगे हम, द्विधारी क्या, द्विधारी है ना, यानी 2 धार वाली कुल्हाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, खंडक मिली है ना। खंडक को विद्यार्थियों अंग्रेजी में बोलते हैं चॉपिंग, जैसा कि मैंने आपको भाषा सॉरी आज कुछ ज़्यादा चल रही है खांसी, वापस परेशान कर रही है, लेकिन हमने भी ठान रखा है कि खांसी तू तेरी पूरी ताकत लगा ले और तू जितना कोशिश करे वो कर ले, हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी, मतलब चलेगी। देख लीजिए विद्यार्थियों, पहली क्लास मैंने आपको 17 जुलाई को डालने का वादा किया था, खैर वो टेक्निकल इश्यू के कारण 17 जुलाई को नहीं डल के 18 जुलाई को डली थी। 18 जुलाई से और आज तक का दिन है, एक भी क्लास मिस नहीं की। जिस दिन से पर डे की 1 क्लास आनी थी उस हिसाब से पर डे 1 क्लास दी है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। चाहे तबीयत खराब रही, लाइट नहीं आई, डेटा इशू रहा, टेक्निकल इशू रहा, कुछ भी रहा, बस समय से क्लास भले ही कुछ दिन अपलोड नहीं हो पाई, दूसरे दिन अपलोड की, लेकिन कंटिन्यू आपको क्लासें दी हैं। और उसके बाद मैंने जैसे ही 2 क्लासें रोज की शुरू की तो फिर तो मुझे और ज़्यादा दिक्कतें हुई, मुंह में छाले हो गए, रातों को जगना पड़ा, क्योंकि जो डेटा आता है मेरे पास वो रात में 12 बजे से 6 बजे के बीच में ही आता है, और उस टाइम पे ही क्लास अपलोड करनी होती है, वरना फिर दूसरे दिन अपलोड करो क्योंकि डेटा नहीं मिलता फिर दिन में। तो क्या है ना कि रात को मेरे को जगना पड़ता है, उस वजह से थोड़ी सी जो है मतलब अनियमितता सी हो गई, है ना। लेकिन क्लास मैंने आपको कंसिस्टेंसी के साथ दी है और आगे भी मैं देता रहूँगा। और विद्यार्थियों, जिस इंसान के जीवन में कंसिस्टेंसी है ना, अनुशासन है, कंसिस्टेंसी है और हार्ड वर्क है, तो वो इंसान सफल हो ही जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए नहीं जाए। देखो, गवर्नमेंट नौकरी लेना कोई सफलता की निशानी नहीं है। मैंने कई आईएएस अधिकारियों को फांसी का फंदे पर लटकते देखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से ही खुश नहीं है। तो केवल नौकरी लेना सफलता की निशानी नहीं है। सफल इंसान वो है जो भी कार्य वह कर रहा है ना, उससे वह खुश होना चाहिए, है ना। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस होती है जब आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। तो आप भी अपने कार्य से खुश रहें और बेइंतहा मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो आप सफल हो जाओगे। एक बात हो गई है, ठीक है। आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि ये जो कुल्हाड़ी मिली थी हमें किस काल की मिली थी और उस कुल्हाड़ी को हम किस किस नामों से जानते हैं, यूरोप में किस नाम से जानते हैं, वो शब्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपसे मेरा सवाल रहेगा। तीसरी बात में यहाँ पे जो मिली है वो झूलती हुई गुफाएं मिली हैं विद्यार्थियों। झूलती हुई गुफाएं। अब झूलती हुई गुफाओं का क्या तात्पर्य है? कोई झूले के टाइप झूलती थी या कैसे झूलती थी एग्जैक्टली सॉरी, मुझे भी पता नहीं है, बस मैंने किताब में पढ़ा और आप लोगों को यहाँ पे लिखा दिया ये फैक्ट, बस, ठीक है। तो एक बात हो गई, ये पाषाणकालीन साक्ष्य में ये 3 चीजें आएंगी, ठीक है, अच्छे से याद रखना।
अब हम आते हैं ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे हम आते हैं ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य में विद्यार्थियों हमें सॉरी क्लास रोकनी पड़ेगी कुछ देर। चलो वैसे टाइम हो चला है, लगभग कितना हुआ, अभी तो कम हुआ है। चलो पढ़ाएंगे पूरा। ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य में देखो क्या क्या आएगा। एक तो यहाँ से हमें जो है ताम्र की कुछ सामग्रियां मिली हैं, जिसमें जो है भाला मिला है, कुल्हाड़ी मिली है और चूड़ियाँ भी मिली हैं, है ना। इसके अलावा जो है चटकी मिली है ना, और अंगूठी जिसको बोलते हैं अंगूठी मिली है, और जो है ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये सारे तांबे के बने हैं, है ना। और तांबा की जो आपूर्ति होती थी इन लोगों को, वो गणेश्वर से होती थी, सुनारी से होती थी, और जो है खेतड़ी से होती थी, बागड़ी से होती थी, है ना सॉरी बागड़ी से होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ से लोह उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, क्या लोह उपकरण भी यहाँ से हमको मिले हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैं बात करूँ यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्यों में, एक तो मिला है हमें यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है ना, कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, क्या मिली है, कुल्हाड़ी मिली है। एक यहाँ से भाला मिला है, भाला, है ना। इसके अलावा चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है हमें चूड़ियों के अलावा अंगूठी मिली है, अंगूठी, है ना, अंगूठी मिली है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है ना, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जो कि ताम्र धातु से बने थे, जो कि ताम्र धातु के बने थे, जो कि ताम्र धातु के बने थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो है हमें कुछ लोह सामग्री भी मिली है। ठीक है, लोह उपकरण भी मिले हैं, है ना, लोह उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर ताम्र आपूर्ति, एक तो गणेश्वर, है ना, एक हो जाएगा हमारा सुनारी झुंझुनू, है ना, सुनारी, एक हो जाएगा बागड़ी व खेतड़ी से होती होगी। ठीक है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। ठीक है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी जो इसको सुनारी को तो हम पढ़ेंगे अभी, है ना, सुनारी को जो है अगली क्लास में संभवतः नंबर आ ही जाएगा। खेतड़ी ये वगैरह हम देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे स्थल जो हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखें विद्यार्थियों। इसके अलावा ये ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्यों में इतनी ही है विद्यार्थियों। ठीक है, ताम्रपाषाण काल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला जो काल आएगा वो आएगा कांस्य काल। और कांस्य काल में हम हड़प्पा सभ्यता रखते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें या कांस्य काल कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता काल के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। नंबर 3 डाल के लिख देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कालीन साक्ष्य, है ना। हड़प्पा सभ्यता कालीन साक्ष्य या कांस्य युगीन साक्ष्य आप लिख सकते हैं, कांस्य युगीन साक्ष्य। ठीक है, कांस्य युगीन साक्ष्य। ठीक है, तो इसमें इसमें हम लिखेंगे एक तो हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई और बैराट से जो ईंटें प्राप्त हुई, दोनों का आकार समान है ना। तो ईंटों का आकार समान, एक विशेषता क्या है, एक विशेषता कि ईंटों
का आकार समान, एक बात है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताऊं तो बैराट से भी काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना। कृष्ण लोहित भी उसको बोलते हैं, और उसी प्रकार के हमें हड़प्पा से मिले थे, है ना। तो दोनों बातें हो जाती हैं, ठीक है, दोनों में ये समानता मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काले व लाल मृदभांड, क्या विशेषता है इनकी, या इनको ब्लैक एंड रेड वेयर BRW भी बोलते हैं, मृदभांड मिले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से विद्यार्थियों हमें चित्रित मृदभांड भी मिले हैं, है ना। कैसे, चित्रित मृदभांड, है ना, चित्रित मृदभांड मिले, ठीक है, चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो ये तीनों विशेषताएं जो हैं हड़प्पा सभ्यता में हमको देखने को मिली है। हड़प्पा सभ्यता में भी चित्रित मृदभांड हमको मिले थे, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि चालाक लोमड़ी और प्यासा कोवा का अंकन वाला मृदभांड मिला है लोथल से। एक मछली जो है मुंह में वृक्ष को लिए हुए अंकन मिला है, एक मृदभांड के ऊपर अंकन है इसका, है ना, कि क्या अंकन है कि मछली मुंह में एक वृक्ष को ले रखा है, उसका अंकन वाला मृदभांड भी लोथल से मिला है ना। इसके अलावा जो है एक हिरनी जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई हिरनी का अंकन, और जो है मछुआरा, इनका अंकन मिलता है। अंकन वाले जो मृदभांड हैं वो मिले हैं हमें हड़प्पा से, है ना, हड़प्पा से। इसके अलावा कन खजूरा का अंकन वाला भी जो मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में बताई, है ना, चित्रांकन वाली बात। और चित्रित मृदभांड यहाँ से भी मिले हैं, दोनों की विशेषता हो गई है ना, उस काल के मृदभांड हो गए, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कालीन साक्ष्य हो गए, ठीक है, इसमें इतने ही हैं, हड़प्पा सभ्यता कालीन साक्ष्यों में इतने ही हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम अब आगे जो है वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं, है, वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं, ठीक है।